अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़ी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल्ला इस्लाम। आज तारीख़ है 8 जून और दिन है बुध का। आज की अहम तरीन ख़बरों और उस पर तज्ज़िये के साथ हाजिर हूँ। आज की पहली ख़बर की तरफ बढ़ें तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन रद्दुल फ़साद पर इत्मीनान का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक जनरल कमर बाजवा के ज़ेर सदारत फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम वो फार्मेशन कमांडर जो रद्दुल फ़साद से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने शिरकत की। सारी ब्रीफिंग दी गई पेशावराना अमूर पर, जवाबी इक़दाम पर, और इस ब्रीफिंग के बाद ISPR के बयान के मुताबिक जनरल कमर बाजवा ने रद्दुल फ़साद पर इत्मीनान का इजहार किया। यानी उनका कहना था कि अभी तक जो पेशावराना सलाहियतों का इजहार किया गया या जो जवाबी इक़दाम किए गए वो 100% दुरुस्त हैं और मेरे नज़दीक वो अदम इत्मीनान का इजहार के लिए सही हैं, और अभी तक जो भी ऑपरेशन रद्दुल फ़साद पर काम हुआ है वो सही जा रहा है और ये तमाम काम मुल्क व कौम की सलामती के लिए किया जा रहा है। आज की अगर दूसरी ख़बर की तरफ बढ़ें तो वो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मेरी मुराद इमरान ख़ान ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ जोड़ दिया। यानी जो उन्होंने 25 तारीख को, पिछले माह की 25 तारीख को एहतजाज लॉन्ग मार्च निकाला, उसमें फ़ौज ने और रेंजर्स ने, यहाँ तक कि पुलिस ने शेलिंग वगैरह की, लाठी चार्ज किया, लोगों पर हमले किए, यहाँ तक कि इमरान ख़ान ने वो लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया और 6 दिन की डेडलाइन दी। मोइन पीरज़ादा एक साफ़ी है, जब उन्होंने इंटरव्यू करते हुए इमरान ख़ान से पूछा कि डेडलाइन क्यों दी, लॉन्ग मार्च अचानक क्यों ख़त्म किया, तो उसकी एक वजूहात में से एक वजह ये बताई है कि मैंने अपने साथियों यानी अपने कारकुनान के हाथों में भी असला देखा था, और वहाँ से रात 12 से 1 बजे के दरमियान राना सनाउल्लाह और उनकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि इस वक्त डी चौक और सारे इस्लामाबाद का जो कंट्रोल है वो फ़ौज के हाथों में दे दिया जाए। यानी अगर कोई इश्तियाल अंगेज़ी होती तो वो बजाय इसके पुलिस या नून लीग या तहरीक इंसाफ के दरमियान या अवाम के दरमियान हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान लड़ाने का एक सबब बनती, जो कि बज़ाहिर इमरान ख़ान का अच्छा इक़दाम है। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किए थे इस वक्त जब तक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं आएगी कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक़ है, तब तक हम लॉन्ग मार्च निकालने का ऐलान नहीं करेंगे। अगर आज की तीसरी ख़बर की तरफ बढ़ें तो इस्लामाबाद में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने एक बहुत अहम और बड़ा फ़ैसला किया। वो फ़ैसला जो कल वफाकी काबीना के अरकान नहीं कर सकते, वो आज ये हुआ है कि मुल्क भर में रात 8:30 बजे मार्केटें बंद करने पर तमाम सूबों ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है। और ये क्यों किया है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि तवानाई बहरान से हम निपट सकें, तवानाई बहरान कम हो सके। यानी आज अगर आप लोड शेडिंग की सूरत हाल देखें तो वो तकरीबन 12 से 14 घंटे या 14 से 18 घंटे गांव देहात और शहरों, बड़े बड़े शहरों में ये लोड शेडिंग का दौरानिया चल रहा है। तो उससे एक निपटने के लिए ये इक़दाम किया है कि आज से तमाम सूबों में, या एक फ़ैसला किया है कि तमाम सूबों में जो मार्केटें बंद होंगी वो 8:30 बजे होंगी। अगली ख़बर की तरफ बढ़ें तो कोयटा में किला सैफुल्ला से एक बहुत ही गमगीन ख़बर आई है, और वो ये है कि मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी, जिसके मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन हलाकतों की तादाद 22 हो गई है। यानी जो वैन में मौजूद सवार थे उनमें से तकरीबन हर कोई ज़ख्मी हुआ, क्योंकि वो वैन दानिस्ता दौर पर खाई में जा गिरी है, और इसमें से इस वक्त 22 अफराद जाँ बहाक हो चुके हैं। और इब्तदाई तौर पर फौरी जो जाँ बहाक हुए उनकी तादाद 10 थी, बाद 12 अफराद मज़ीद जाँ बहाक हुए और इनको मिलाकर 22 तादाद होगी। याद रखिएगा, इनमें से कई की लाशें निकालने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि वो इस वक्त जो किला सैफुल्ला है वो मुश्किल गज़ार पहाड़ी इलाके में वाक़े हैं। इस वजह से बहुत ही दिक्कत पेश आ रही है उन तमाम बच्चों, बुज़ुर्गों और औरतों की लाशें निकालने में। अगली ख़बर की तरफ बढ़ें तो नूपुर शर्मा ने पैगम्बर इस्लाम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
मुतनाज़ बयान दिया था। 2-3 दिन पहले की बात है, हमने आपको बताया भी था कि मुतनाज़ बयान देने के बाद ट्विटर के क्या हालात थे। ट्विटर के हालात होने के बाद अरब ममालिक में क्या रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, मसनूआत का बाइकआउट कैसा किया गया, उनके बड़े मोरे मुफ्तियान ने कैसे ट्विटर करते हुए ये कहा गया, ट्वीट पे ये बताया कि कैसे आपने इनका इनकार करना है, इनका बाइकआउट करना है। तो उसके पेश नज़र आज अलकायदा ने इंडिया को बड़ी धमकी दी है कि अगर इजहार माफ़ी नहीं की गई, इजहार बरात का इजहार नहीं किया गया, तो हम इंडिया में ख़ुदकुश हमले करेंगे। ये अलकायदा की तरफ से धमकी दी गई है उस बयान के बाद जो बीजेपी के एक कारकुन ने, एक लीडर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ दिया था। याद रखिएगा कि उस बयान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो उस औरत ने बयान दिया था, उसके बाद बीजेपी ने उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। लेकिन फिर भी अलकायदा और तमाम मुसलमानान इस्लाम का ये मुतालबा है कि फ़ौरी माफ़ी मांगी जाए और उनसे इजहार बरात का इजहार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगली ख़बर की तरफ बढ़ें तो वो ये है कि सऊदी अरब जुलाई में दुनिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट टूर्नामेंट का आगाज़ करेगा। अगर इसकी मजमूई इनामी रकम का आप बयान की जाए तो वो तकरीबन $1.5 करोड़ बनती है, जो मजमूई तौर पर इनामी रकम है। ये ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में 8 टूर्नामेंट होंगे जो 14 जुलाई से दारुल हुकूमत रियाज़ में मुकम्मल होगा। ये मुनक़िद होगा और तकरीबन 8 से 9 हफ्ते तक ये जारी रहेगा। इसमें तफरीही मकसद के लिए तामीर किए गए ख़ुसूसी इलाके ब्लू डॉलर सिटी में 6 मुख्तलिफ वीडियोज़ गेम मुकाबले मुनक़िद होंगे। इनके अलावा और म्यूज़िक कंसर्ट और दीगर प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। लेकिन बड़ी ख़बर यह है कि जो मजमूई तौर पर अगर आप तखमीना लगाएं इनकी रकम का, इनामी रकम का, वो तकरीबन $1.5 करोड़ तक बनती है। अगर हम अगली ख़बर की तरफ बढ़े तो खालिस्तान की तरफ से एक बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है जो खालिस्तान के तहरीक चलाने वालों ने किया है, और वो ये किया है कि जनूबी भारत में रेफरेंडम का ऐलान किया जाए, यानी जल्द अज जल्द रेफरेंडम किया जाए। उनका ये ऐलान है कि सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ग्रेतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि खालिस्तान पर आइंदा साल जनवरी में यानी 2023 के पहले माह में रेफरेंडम करवाया जाए ताकि खालिस्तान की तहरीक के हक़ में कितने लोग हैं और उनके ख़िलाफ़ कितने हैं ये पता चल सके। खालिस्तान को अगर अलग मुल्क बनाना है तो वो कितने लोग इसके हक़ में हैं। अगली ख़बर की तरफ बढ़े तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक बड़ा पैगाम और रिपोर्ट सामने आई है कि फ़लस्तीनियों की तनाज़े की वजह, असल जो वजह है वो इसराइल है। यानी इसराइल के वो तमाम अमूर जो वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं उसकी वजह से ही हम फ़लस्तीनियों से तनाज़े में शिकार है। यानी आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये इजहार किया है कि जो सारे अहकामात किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से वो नाजायज़ हैं। अगली ख़बर की तरफ बढ़ें तो वो ये है कि ज़ोहदान की जेल में खातून समेत 12 बलोच कैदियों को तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया। ईरान में मौजूद जनूबी मशरक़ में वाक़ शहर ज़ोहदान की जेल में 12 कैदियों को फांसी दी गई जो कि बलोच नेशनलिटी या कौम से ताल्लुक़ रखते थे। और इनको क्यों फांसी दी गई उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मंशियात के केस में गिरफ़्तार हुए थे और ये पाकिस्तान के सरहद के साथ वाक़ सूबा सपस्तान से इनको पकड़ा गया था और मंगल की सुबह इनको 12 बलोचों को ये फांसी दी गई। आज की आखिरी ख़बर की तरफ बढ़े तो ख़बर यह है कि तकरीबन काफ़ी सालों बाद मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई। आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का पहला वनडे मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 306 रन का हदफ दिया। याद रखें शे होप ने जो इनके ओपनर बल्लेबाज है 127 रन की उम्दा कारकर्दगी और इनिंग खेली और ये एक रिकॉर्ड तौर भी साबित हुआ क्योंकि मुल्तान की सरजमीन पर इससे पहले अगर एक मैच में एक खिलाड़ी की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने का किसी को रिकॉर्ड हासिल है तो वो सईद अनवर हैं जिन्होंने आज से कुछ साल पहले 117 रन की इनिंग खेली थी और आज शे होप ने तकरीबन 127 रन की इनिंग खेली और इसके अलावा उनके कप्तान ने 70 रन की इनिंग खेली। इसी तरह पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ में भी डेथ आवर्स और पहले पावर प्ले के आवर्स में अच्छा खेल पेश किया गया। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।